मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, कल अपन ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर? आज हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास और उसमें भी रिलेटिव एटॉमिक मास। तो पहले तो आप ये चीज़ समझ लें, एक्चुअल और रिलेटिव में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअल का मतलब तो होता है कि जो अपन देख रहे हैं जितना उसका मास आ रहा है वो एक्चुअल है। क्लियर? और रिलेटिव का मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में, मतलब किसी एक को स्टैंडर्ड मान लें और स्टैंडर्ड मान के उसके कंपैरिजन में दूसरे का मास निकालें तो वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे मान लो इसका एक्चुअल मास तो है 80 kg। क्लियर है? अब इसका जो रिलेटिव मास निकालना वो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है। अब सपोज दैट एक्स का जो मास है वो 10 kg है। कितना है भाई? 10 kg। तो यहाँ जो इसका रिलेटिव मास आएगा वो आएगा 80/10 मतलब 8। तो ये जो 8 आया वो इस व्यक्ति का एक रिलेटिव मास आया। क्या आया? वो रिलेटिव मास, जो क्या बताता है कि दिस मैन इज 8 टाइम हैवियर देन एक्स। क्या कहता है ये? दिस मैन इज 8 टाइम हैवियर देन एक्स, मतलब यह व्यक्ति, यह आदमी इस एक्स से 8 गुना भारी है। क्लियर? तो ये रिलेटिव है 8। तो हम यहाँ पे जो रिलेटिव की बात करते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार चेंज होते रहे। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड माना हाइड्रोजन को। क्या माना? हाइड्रोजन को। जिसको स्टैंडर्ड मानना उसका मास यूनिट करना पड़ेगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन को माना। तो यहाँ पर अपन ने कहा कि सर किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होता है, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो एक नंबर है जो यह रिप्रेजेंट करता है कि उसके एक एटम का मास हाइड्रोजन के एक एटम के मास से कितना टाइम हैवी है। क्लियर है? तो यहाँ पे आता है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज a number which represents that one atom of element is how many times heavier than hydrogen. Clear? मतलब उस एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने टाइम हैवी है वो बताता है आपके रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे आपने मान लो कि यहाँ पर कोई भी ले लिया, सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक मास हमने लिया 23। तो ये रिलेटिव है, एक्चुअल नहीं है। क्योंकि एक्चुअल मास तो बहुत छोटा होता है जिसको अपन बिहेवियर में बहुत कम यूज करते हैं। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है 23। जो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 1 सोडियम एटम इज 20 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। क्या बता रहा है ये? 1 सोडियम एटम इज 23 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। जैसे आपने ब्रोमीन ले लिया, ब्रोमीन का मान लो 80 एटॉमिक मास है। तो इसका मीन क्या है? इसका मीन है कि 1 ब्रोमीन एटम इज 80 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो हाइड्रोजन के स्थान पर वहाँ हमने क्लोरीन को मानना चालू कर दिया, ऑक्सीजन को मानना चालू कर दिया, सिल्वर को मानना चालू कर दिया। क्लियर? तो इन सबके रेस्पेक्ट में निकाला। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। अब ये 1 कब बनेगा? जब इसका 1/16 आएगा। तो यहाँ पर अपन ने जो स्टैंडर्ड माना मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आया वो कितना आया कि भाई किसी भी एटम का एटॉमिक मास एक नंबर है जो हमें इंडिकेट करता है कि उस एटम का या उस एलिमेंट का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम के मास के 1/16 पार्ट से कितने टाइम हैवी है। क्या बोला मैंने? उस एलिमेंट का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम के मास के 1/16 पार्ट से कितना टाइम हैवी है। क्लियर? ये ऑक्सीजन हो गया। फिर आया क्लोरीन, तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में निकाला। तो मास ऑफ क्लोरीन एटम, मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम कितना आता है? मास 35.5 आता है। ये 1 कब बनेगा? जब डिवाइड बाई 35.5 होगा ना भाई, यही तो यूनिट बनेगा ये। तो यहाँ पे 1/35.5 कर दिया। क्लियर? फिर आया सिल्वर एटम, तो सिल्वर एटम का मास कितना होता है? 108।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ Ag एटम, और ये कितना हो जाएगा 108। क्लियर, इतना पार्ट हो गया। फिर लास्ट में आया मॉडर्न केमिस्ट्री में आया कार्बन 12। कौन आया, कार्बन 12, जिसको अपन अभी लेंगे। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? तो मॉडर्न केमिस्ट्री में तो देते हैं कार्बन 12, तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्लियर, और कितना आएगा इसका 1/12 पार्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, सबसे पहले हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला। किसके रेस्पेक्ट में निकाला, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके रेस्पेक्ट में निकाला। फिर थोड़े आगे बढ़े तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, फिर क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, फिर सिल्वर के रेस्पेक्ट में, और फाइनली जो मॉडर्न कंसेप्ट था उसमें किसके रेस्पेक्ट में निकाला, उसमें निकाला मास किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में निकाला, कार्बन के रेस्पेक्ट में निकाला। तो अपन यहाँ बात करें कि क्या आता है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर। मैं दोबारा आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ इन सब के रेस्पेक्ट में। क्या बोला मैंने, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर विच इंडिकेट्स दैट one atom of the element is how many times heavier than one atom of hydrogen, or 1/16 part of one atom of oxygen, or 1/35.5 part of one atom of chlorine, or 1/108 part of one atom of silver, or 1/12 part of one atom of carbon। क्लियर? तो एटॉमिक मास क्या है, जो हमने कहा कि सर एटॉमिक मास एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने टाइम हैवी है, या ऑक्सीजन के एक एटम से 1/16 पार्ट से कितने टाइम हैवी है, और क्लोरीन के एक एटम के 1/35.5 पार्ट से कितने टाइम हैवी है, सिल्वर के एक एटम के 1/108 पार्ट से कितने टाइम हैवी है, और कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवी है। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन ने मान लिया कि सर सोडियम का एटॉमिक मास जो अपन ने माना है वो 23 है। कितना है भाई, 23 है। तो इसका मीन क्या है, मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 23 ग्राम नहीं है, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है, केवल नंबर है एक, और नंबर है तो इसका मतलब है कि 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 टाइम इनटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, और 23 टाइम ऑफ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम का 1/16 पार्ट, और यहाँ पर 23 टाइम ऑफ 1/35.5 पार्ट ऑफ 1 क्लोरीन एटम, और यहाँ पर भी वो इससे 23 टाइम हैवी होगा, और यहाँ पर भी इससे 23 टाइम हैवियर होगा। ये कहता है। क्लियर? मतलब सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 23 टाइम हैवी है, ऑक्सीजन के एक एटम के 1/16 पार्ट से 23 टाइम हैवी है, क्लोरीन के एक एटम के 1/35.5 पार्ट से 23 टाइम हैवी है, और सिल्वर के एक एटम के 1/108 पार्ट से 23 टाइम हैवी है, और कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट से 23 टाइम हैवी है। तो ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मॉडर्न केमिस्ट्री में जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं आज, वो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू कार्बन। मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड हमने मान लिया कार्बन 12 को। किसको मान लिया? कार्बन 12 को। जो क्या कहती है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कहती है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोला मैंने? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर which indicates that one atom of the element is how many times heavier than 1/12 part of one carbon atom। क्लियर? मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवी है। क्लियर? तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या कहते हैं? द एटॉमिक मास, वो भी कौन सा? रिलेटिव। तो द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट
of an element is a number which indicates that one atom of element is how many times heavier than 1/12 part of one कार्बन, और ये कार्बन का कौन सा आइसोटॉप है? C12, जिसका एटॉमिक मास 12 है, 1 कार्बन एटम। क्लियर? जो हमें बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम एक कार्बन एटम के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवी है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास राम इज इक्वल टू, क्या आएगा फॉर्मूला? यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो ये 1 कार्बन 12 एटम का मतलब है कार्बन का कौन सा आइसोटॉप है? 12 वाला, C12 वाला। क्लियर? तो ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में जो रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं वो हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? वो करते हैं कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में। किसमें करते हैं? कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर? इन मॉडर्न केमिस्ट्री atomic masses of elements determine with respect to कार्बन 12। मतलब यहाँ स्टैंडर्ड कौन है? स्टैंडर्ड जो है वो कार्बन 12 है। कौन है स्टैंडर्ड? कार्बन 12 है। ओके, अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। जनरली जो एटॉमिक मास है वो एक रिलेटिव मास है, और रिलेटिव मास है तो उसकी ग्राम किलोग्राम में तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो ये वैसे तो यूनिट लेस होना चाहिए, लेकिन इसको अपन ने यूनिट दी जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। मतलब एक कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होता है वो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। इसका मतलब क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 atom is known as atomic mass unit। क्लियर? AMU। क्लियर? मतलब कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट जो है वो कहलाता है 1 AMU। तो 1 AMU का फॉर्मूला क्या बन गया? 1 AMU का फॉर्मूला बन गया आपके कितना? 1/12 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ 1 C12 एटम। मतलब एक कार्बन 12 एटम का मास जो होता है उसका 1/12 पार्ट जो होता है वो कहलाता है 1 AMU। क्या कहलाता है वो? 1 AMU कहलाता है। एनी कंफ्यूजन? और इस 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और किलोग्राम में देखेंगे
तो 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 ऑफ केजी, ये किलोग्राम है। कोई कंफ्यूजन? तो एक एएमयू का मान कितना होता है? एक एएमयू का मान होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम और 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 ऑफ केजी। ये 1 एएमयू का मास होता है। किसका मास होता है? 1 एएमयू का मास होता है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर? तो यहाँ पर 1 एएमयू का मीन क्या है? 1 एएमयू का मीन होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज नॉन एज 1 एएमयू, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इस एएमयू को आजकल हम यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल, जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड। ये भी एटॉमिक मास यूनिट ही है। और डीए से भी यूज कर सकते हैं, हम कहते हैं डाल्टन। क्या कहते हैं? डाल्टन। तो यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट की 3 यूनिट्स हैं, एएमयू, यू एंड डीए। तो जनरली हम जो यूज करते हैं वो एएमयू और यू यूज करते हैं। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यू का मतलब होता है यूनिफाइड और डीए का मतलब होता है डाल्टन। तो 1 एएमयू की वैल्यू कितनी होती है? 1 एएमयू प्लस 2 होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम और 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 ऑफ केजी। क्लियर है? तो ये 1 एएमयू का मीन है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हमें किसी भी एटम का एक्चुअल मास निकालना है, ये तो रिलेटिव मास था, ठीक है ना? अब हमें एक्चुअल मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा एक्चुअल मास, वो देखिएगा। एक्चुअल मास कैसे निकलेगा अपन वो देखें। क्लियर? तो एक्चुअल मास कैसे निकलेगा वो देखिएगा। तो एक्चुअल मास देखने के लिए अपन क्या करें? आप जानते हैं कि एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। तो यहां पे क्या करना है? जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो राम है आपका, उस राम को एएमयू की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। और एएमयू की वैल्यू कितनी है? 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में आ जाएगा, और केजी में मल्टीप्लाई करोगे तो -27 हो जाएगा केजी में। तो यहाँ पे कितना आएगा? राम इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 ऑफ केजी। क्लियर? ये है किसी भी एटम का एक्चुअल मास निकालने का तरीका। जैसे यहाँ क्वेश्चन कह दे, फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, यूरेनियम, सोडियम। क्लियर? सोडियम। क्लियर? आपको यहाँ गिवन है कौन सा? एटॉमिक मासेज। कौन से वाले? रिलेटिव। तो जब वो केवल एक एटॉमिक मास शब्द का यूज करता है, एटॉमिक मास वर्ड का यूज कर रहा है, तो हमें वो रिलेटिव एटॉमिक मास ही मानना है। क्या मानना है हमको? वो रिलेटिव एटॉमिक मास ही मानना है। तो गिवन दे दिया, गिवन आपको एटॉमिक मास है। तो देखो यहाँ पर जो 20 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास वो आपको गिवन नहीं दे होगा, लेकिन जब 20 से ज़्यादा वाला होगा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे। ठीक है ना भाई? तो गिवन एटॉमिक मासेज क्या होता है? ऑक्सीजन का तो दे दिया 16, सल्फर का दे दिया 32, यूरेनियम का दे दिया 235 और सोडियम का दे दिया 23। क्लियर? और ये सब किस में है आपके? एएमयू में। किसमें सारी? एएमयू में है। क्लियर? तो आप यहाँ देखिएगा, अपन को यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन करें इसका, तो पहला निकालें मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। कितना आएगा? ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 है, एएमयू में होता है 16, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। मल्टीप्लाई किया 16
जस्ट 6 कितना होता है 96, 9 हो गया, 16 इंटू 6 96 और 9 105, 5 हो गया, 10 बचा, और 16 जा 1 कितना होता है 16, 16 और 10 26 कितना हो गया 26.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर? तो ये है आपका मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम एक्चुअल, जबकि एटॉमिक मास तो कितना था इसका 16 AMU, वो एक नंबर था। क्लियर? तो जब भी हमें एटॉमिक मास यूज करना होगा हम 16 ही करेंगे, लेकिन वो जब पूछता है कि एक्चुअल कितना होगा तो एक्चुअल के लिए वो 16 को AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? जैसे यहाँ पे आपसे कह दे कि मास ऑफ वन सल्फर एटम कितना आएगा, मास ऑफ वन सल्फर एटम कितना आएगा भाई 32 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। आप केजी में लिखोगे तो माइनस 27 कर दीजिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। ऐसे यदि आपसे पूछता है कि मास ऑफ वन यूरेनियम एटम, क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना है 235, तो आप क्या करेंगे 235 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर? और यहाँ पर मास ऑफ वन सोडियम एटम कितना आएगा बेटा जियो, मास ऑफ वन सोडियम एटम, तो सोडियम एटम का एटॉमिक मास कितना है 23 है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करें 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर? तो ये होता है एक्चुअल मास, और जो 16 है 32, 235 और 23 ये जो नंबर है ये है उसका रिलेटिव मास। कौन सा मास है, रिलेटिव। तो जब आपको रिलेटिव मास गिवन हो, रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन हो, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल मास by multiplying 1.66 into 10 to power minus 24 और minus 27, minus 24 in gram and minus 27 in kg। यानी कन्फ्यूजन? ये है एक्चुअल मास। जैसे आपसे कोई कह दे कि सर फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ एन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। क्लियर? और वहां पे उस एक्स का जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो दे दे कि कितना होता है भाई। क्लियर? तो वो दे दे कि सर उसका रिलेटिव मास जो है वो 40 है, 40 है, तो क्या आएगा। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन दे दिया फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट एक्स। क्लियर? और यहां पे दे दें आपको रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 40। क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। क्लियर? ये 40 जो दे रखा है वो अंडरस्टूड है किसमें, AMU में ही होगा। किसमें होगा वो, AMU में होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स क्या आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास 40 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, AMU की वैल्यू से, तो 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। ये जो आएगा वो केजी में आएगा, और ग्राम में लिखना है तो माइनस 24 आएगा। क्या आएगा, माइनस 24। तो यहाँ पे हमने केजी में लिखा कितना आया 0, 4 इंटू 6 24, 2 हो गया, 6 24 और 2 26, 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, कितना हो गया भाई 66.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी। ये एक्स के एक एटम का मास आ गया। क्लियर है? देखिए हम देखते हैं यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास की क्यों आवश्यकता पड़ी भाई, मान लो किसी एलिमेंट के आइसोटॉप फाइंड्स हैं, इस नेचर में पाए जाते हैं, मतलब क्लियर है। और जब इस नेचर में आइसोटॉप्स पाए जाते हैं तो जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन की एक आइसोटॉप का एटॉमिक मास 35 है।
और एक आइसोटॉप का एटॉमिक मास 37 है। क्लियर? तो इसका एक टाइप के एटम का एटॉमिक मास तो 35 और दूसरे टाइप के एटम का एटॉमिक मास 37 है। तो हम क्या यूज़ करें? अगर मान लो एक स्टूडेंट ने यहाँ पर 35 यूज़ करा तो उसका आंसर उस स्टूडेंट से डिफरेंट आएगा जो 37 यूज़ कर रहा है। तो यहाँ सब पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट्स एक वैल्यू यूज़ कर सकता है वो वैल्यू लेते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे निकाला अपन ने एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? 35.5। क्लियर? तो एवरेज एटॉमिक मास जो है वो किन केसेस में फाइंड होगा? एवरेज एटॉमिक मास उन केसेस में फाइंड होगा जिनमें एलिमेंट के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। क्लियर? मोर देन वन आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, उन केसेस में आपके एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा कैसे निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया m1x1 प्लस m2x2 प्लस डैश 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 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश डैश। क्लियर? तो यहाँ पे अपन कह दें कि यहाँ क्या क्या है, m1 क्या है एंड m2 क्या है। m1 एंड m2 क्या है? दीज आर द आइसोटॉपिक मास। आइसोटॉपिक मास का मतलब जो आइसोटॉप है उसका एटॉमिक मास है। क्लियर? तो यहाँ पे कहते हैं हमें इसे आइसोटॉपिक मास। और x1 एंड x2 आर क्या है ये? दीज आर द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। और परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप है तो क्या कहता है वो? परसेंटेज अबंडेंस का मतलब क्या? मान लो इस नेचर में किसी एलिमेंट के 100 एटम पाए जाते हैं तो उनमें से पहले जो आइसोटॉप है उसके कितने एटम हैं और दूसरे आइसोटॉप के कितने एटम्स हैं, वही उसकी परसेंटेज अबंडेंस कहलाती है। क्लियर? जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया या क्वेश्चन दे दिया, इन नेचर two isotopes of chlorine, कौन कौन? Cl35 and Cl37 are found। क्लियर? कितने पाए जाते हैं? Cl35 and Cl37 are found and their percentage abundance are 75% and 25% respectively। Then find the average atomic mass of chlorine। ओके, हमें ये फाइंड करना है कि कितना होगा। दिख रहा है ना इधर? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन को हमें फाइंड करना है, वो कितना होगा। तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्लोरीन के कितने आइसोटॉप हैं? 2 आइसोटॉप्स हैं, Cl35 एंड Cl37। इनके मासेस दे रखे हैं आपको। m1 दे दिया आपको, m1 कितना दे दिया? 35। और m2 कितना दे दिया? ये दे दिया आपको 37। क्लियर? ये 37 है। अब इनकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो कितनी है? पहले वाले की 75% है, तो यहाँ पर जो x1 की वैल्यू है वो कितनी है? 75% है। और x2 जो है वो 25% है। और वैसे तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, आपने पूरा पढ़ी रखा है 10 तक, एवरेज कैसे निकालते हैं उसी तरीके से एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू दे दी, तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा? यहाँ फॉर्मूला बनेगा वही
m1 प्लस m2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। क्लियर? क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए m1 की। m1 की वैल्यू कितनी है 35 इंटू 75 x1। m2 की वैल्यू कितनी है 37 इंटू 25 x2 डिवाइड बाई x1 75 प्लस 25। क्लियर? तो ये पूरा आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा आएगा 3550 डिवाइड बाई 100। क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी होगी 35.5 AMU या U। क्लियर? तो ये कहलाता है आपके एवरेज एटॉमिक मास। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा 35.5 U होगा। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस डैश 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 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश डैश। क्लियर? यह m1 क्या है? आइसोटॉपिक मास है पहले आइसोटॉप का। m2 क्या है? आइसोटॉपिक मास है दूसरे आइसोटॉप का। x1 x2 उनकी परसेंटेज अबंडेंस है। परसेंटेज अबंडेंस का मीन क्या होता है? परसेंटेज अबंडेंस का मीन है, मान लो किसी एटम के, किसी भी एलिमेंट के इस नेचर में 100 एटम पाए जाते हैं, तो उन 100 एटम में से एक आइसोटॉप जो है उसके कितने एटम हैं, वही उसकी परसेंटेज अबंडेंस कहलाएगी। क्लियर? चलिए, कोई कंफ्यूजन? तो ये है आप। अब देखिए, आपको एवरेज एटॉमिक मास तो निकालना आ गया, अब उस पर दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा आपको, वो कहता है कि इन नेचर 2 आइसोटॉप्स ऑफ Ne20 एंड Ne22 आर फाउंड। क्लियर? नेचर में नियॉन के 2 आइसोटॉप हैं, एक Ne20 और एक Ne22 है। अभी आगे कह रहा है इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Ne इज 21.8। एवरेज एटॉमिक मास दे दिया तो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोथ आइसोटॉप फाइंड करनी है। क्लियर? तो फाइंड करेंगे इसको। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा, आपको m1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है m1 की वैल्यू दे रखी है 20 और m2 की वैल्यू दे रखी है 22। अब हमें यहाँ पर x1 और x2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x1 फाइंड करना है और x2 फाइंड करना है। क्लियर? इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो हमने भाई अपन जानते हैं इन दोनों की टोटल जो अबंडेंस है वो तो 100% है। तो 100 में से x1 को कुछ मान लो और x को कुछ मान लो। तो लेट x1 इज इक्वल्स टू x, देन x2 कितना होगा? x2 होगा 100 माइनस x। क्लियर? भाई टोटल दोनों मिला के 100 है ना, तो एक को x मान लिया तो दूसरा कितना बच गया? 100 माइनस x बच गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे देखो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। ओके? अब यहाँ पे देखो एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है? 21.8। तो यहाँ वैल्यू पुट करिएगा आप 21.8 m1 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू x1 की वैल्यू x है प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 22 और x2 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस x है और डिवाइड बाई कितना आएगा x1 x प्लस x2 100 माइनस x से x कैंसिल हो गया तो 100 बचा। तो ऊपर कितना, ये 100 बचा, नीचे 100 को इधर ले आए, कितना आएगा आप देखिएगा। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2180 हो गया। इधर कितना बचा? इधर बचेगा 20x। क्लियर? इधर कितना आएगा 2200, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2200 और माइनस 22x, यही आएगा। अब यहाँ पे इस 22x में से 20x गया तो यहाँ पे कितना बच गया? माइनस का 2x बच गया। और ये इधर आएगा तो माइनस का 2200 हो जाएगा। तो 2180 माइनस 2200
तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 2x इक्वल टू कितना बचा, माइनस का 20 बचा या और कुछ बचा, 20 बचा। क्लियर, और 20 बचा तो आपने काट दिया तो x इक्वल टू आ गया 10। क्लियर, तो x तो हो गया आपका 10%, तो x क्या है आपका, x1 है, तो x1 तो हो गया 10% और x2 हो गया 100 माइनस 10 दैट इज 90%। कितना परसेंट आएगा, 90%। एनी कंफ्यूजन? ये है रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के तरीके। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है।